श्रुति की सुबह हमेशा घड़ी की टिक टिक से नहीं, दिल की धड़कन से शुरू होती थी। हर दिन एक ही सोच, आज कुछ नया न हो, सब ठीक ठाक बीते। उस दिन भी ऐसा ही था। सुबह के 5 बजे वह उठी। आदित्य की अलसाई सांसें अभी भी कमरे में तैर रही थी। उसने बिना किसी आवाज के रसोई की ओर कदम बढ़ाए। जैसे कि पहली सीटी बजी, श्यामा देवी का स्वर सुनाई दिया। श्रुति, जरा तुलसी को जल दे देना, और नैना आ रही है, उसके लिए नाश्ते में कुछ अच्छा बना देना। आज सुबह ही आ रही है। श्रुति ने पल भर को आंखें बंद की। नैना, अभी? मानो उसका दिल बोझ उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन चेहरा चेहरा वही सदा हुआ, मुस्कान से सजा चेहरा था। रसोई से निकलते ही उसने तुलसी को जल दिया और फिर तुरंत मेथी के पराठे और दही की तैयारी में लग गई। नैना को मेथी के पराठे पसंद थे। वो कई बार कह चुकी थी, भाभी आपके हाथ का स्वाद मायके की याद दिला देता है। पर जब वह सामने होती, तब वह स्वाद भी कटुता में बदल जाता। दरवाजा खुला। हल्का गुलाबी सूट पहने नैना अंदर आई। आंखों में नींद कम, नाराजगी ज्यादा थी। उसके साथ उसका छोटा बेटा विवान भी था, जो अपनी माँ की साड़ी पकड़कर भीतर घुसा। श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नैना दीदी, आओ। विवान, बेटा नमस्ते करो। नैना ने संक्षिप्त मुस्कान दी और जैसे जैसे ड्राइंग रूम में घुसी, आंखें श्रुति को स्कैन करने लगीं। क्या भाभी, आप तो जैसे सुबह से रानी बनी हुई है। मम्मी को देखो, कब से अकेली बैठी है। कभी पास बैठना भी जरूरी होता है। मैं तो कभी कभार आती हूँ, लेकिन आप तो यहीं रहती हो। श्रुति ने संयम से कहा, दीदी मैं अभी उनके पास बैठी ही थी, बस चाय का पानी रखकर अपने कमरे में आई थी। थकावट सी महसूस हो रही थी। नैना ने होंठ चबाए। ओह, ऐसा कौन सा पहाड़ उठाया आपने जो थकावट हो गई? घर का रूटीन ही तो है। बहुएं ही अगर हर बात में थकने लगेंगी तो परिवार कैसे चलेगा? श्रुति ने एक गहरी सांस ली, पर जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि कुछ बातों का जवाब देना आग में घी डालने जैसा होता है। नैना वही थी, बचपन से ही अपने अंदर बहुत कुछ दबाए रखने वाली, लेकिन जब फूटती तो सामने वाले को चीर कर रख देती। मायके उसका शरणस्थल था, लेकिन अब वह इसे अपने संघर्ष का मैदान बना चुकी थी। उसका पति मयंक एक सुलझा हुआ व्यक्ति था, पर नैना की अपेक्षाएं आसमान से भी ऊंची और आत्मसम्मान कांच जैसा नाजुक। इधर कुछ हफ्तों से उसके ससुराल में तनातनी थी। मयंक की बहन रेखा के बेटे का जन्मदिन था और परिवार ने उसे सोने की चेन देने का निर्णय लिया था। बस यही बात नैना को खटक गई। जब मेरे बेटे के जन्मदिन पर किसी ने सोने का गहना नहीं दिया, तो अब मैं कैसे सहन करूं कि मेरी ननद के बेटे को चेन दी जाए? उसका तर्क था, बराबरी होनी चाहिए। पर वो ये भूल गई कि बराबरी का मतलब केवल मूल्य नहीं, भावना भी होती है। श्रुति की दुनिया छोटी थी। पति आदित्य, सास श्यामा देवी और अपने भीतर की आवाजें। जब नैना वहां होती तो जैसे हर बात पर एक मूल्यांकन होता। भाभी ने कैसे कपड़े पहने हैं? भाभी ने मम्मी से कितनी बार बात की? भाभी भाई को चाय दी, मुझसे क्यों नहीं पूछा? और इन सब के बीच आदित्य मौन। वो ना बहन का दिल दुखाना चाहता था, ना पत्नी का, लेकिन अंततः वह मौन उस पत्नी को जलाता था जो हर दिन बिना बोले बहुत कुछ सहती थी। उस दिन जब नैना ने श्रुति के भाई सम्र को फकीर मायके वाला कहा, तब श्रुति फट पड़ी। दीदी, आप मुझे आदर्श बहू का पाठ पढ़ाने की जगह पहले खुद का ससुराल संभालिए। जिनके कर्म दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और हाँ, मेरे मायके वालों के बारे में अगर आगे कुछ भी गलत बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस समय श्यामा देवी ने अपनी बेटी को पहली बार खुलकर टोका। नैना, अब बहुत हो गया। तू अपने ससुराल की आग हमारे आंगन में मत फैला। ये घर तेरे गुस्से का ठिकाना नहीं है। श्रुति ने जो किया है उसे हर बहू नहीं करती। तू उसे सुधारने के नाम पर खुद हर बार उसे नीचा दिखाने चली आती है। नैना की आंखों में आंसू आ गए। तो अब आप भी उसकी तरफ हो गई माँ? मेरी सास तो पहले ही मुझे नहीं समझती, अब आप भी नहीं? श्यामा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, समझ वही जाता है जो खुद को समझाना चाहता है। इस बार फिर अपने घर आई थी मायके, पर इस बार उसकी चाल में पहले जैसी आत्मविश्वास की झलक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। कंधे पर बड़ा सा पर्स ना, और चेहरे पर वो आक्रोश जो हर बार लड़ाई के बाद उसमें दिखाई देता था। श्रुति ने दरवाजा खोला और एक पल को कुछ बोल नहीं जा रही थी कि नैना ने आंखें फेर ली। भाभी, मम्मी है क्या? श्रुति ने नजरें झुका ली और कहा, हाँ दीदी। अंदर से निकल कर आई। क्या हुआ बेटी, इस बार फिर क्या हो गया? नैना एकदम से फूट पड़ी। मम्मी, आप लोगों
लोगों को तो बस मेरी ननद की चिंता है। मैं तो जैसे आपके घर में बोझ हूं। क्या बात है नैना? श्यामा देवी ने धीमे स्वर में पूछा। नैना अब सोफे पर बैठ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर शब्दों में फिर वही आग। दरअसल 2 दिन पहले मयंक की बहन प्रिया को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा था। उसकी बेटी अन्वी को तेज बुखार था और घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। प्रिया के पति की नौकरी 1 साल पहले छूट चुकी थी। तब से वो छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे घर चला रहे थे। मयंक जब ये सुनकर अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर की फीस दी, दवाइयां खरीदी और अगले दिन कुछ रुपए भी दे दिए, बिना नैना को बताए। जब नैना को ये बात पता चली तो उसका गुस्सा फट पड़ा। बिना मुझसे पूछे तुमने अपनी बहन को पैसे दे दिए? घर में क्या मैं कुछ नहीं हूं? मयंक ने कहा, नैना मेरी बहन है, उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, मैं उसका भाई हूं, क्या मैं इतना भी ना करूं? तो क्या तुम मेरे बेटे के लिए कुछ करते हो ऐसे? उसके स्कूल की फीस भी मैंने खुद भरी थी और अब तुम्हारे पास प्रिया के लिए पैसे हैं। वो जरूरतमंद है नैना और मैं उसका भाई हूं। फिर मैं क्या हूं? मैं जरूरत नहीं हूं तुम्हारी, मैं तो तुम्हारे घर की नौकरानी हूं ना। नैना प्लीज बात को तूल मत दो, सिर्फ मदद की है। मुझे तूल देना आता है मयंक, अब तुम देखो कैसे मैं इसे मुद्दा बनाती हूं। नैना ने उस रात पूरे घर को सिर पर उठा लिया। सासू मां ललिता देवी ने समझाने की कोशिश की, बेटी वो तेरी जेठानी नहीं है, बहन है मयंक की। अगर भाई बहन की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? पर नैना का जवाब था, मां भाई तब मदद करता है जब घर में सबका बराबर हो। जब आपने मेरे लिए कभी सोने की चेन नहीं खरीदी, मेरे बेटे को कभी कुछ महंगा नहीं दिलाया, तो प्रिया के लिए कैसे हजारों खर्च कर दिए। ललिता देवी चुप रह गई, क्योंकि वो जानती थी नैना अब सुनने की स्थिति में नहीं है। और अगली सुबह ही नैना ने मायके के लिए निकल पड़ी। श्रुति इस बार हैरान नहीं थी, लेकिन दुखी थी। हर बार यही होता, जब नैना अपने ससुराल से लड़कर आती तो जैसे वह मायके को अखाड़ा समझ लेती। हर बार वही शिकायतें, वही ताने, वही कटाक्ष। पर इस बार कुछ नया था। इस बार वो एक अलग पीड़ा में थी। उस पीड़ा का नाम था स्वीकार न किया जाना। श्रुति ने अपनी मां से चुपचाप कहा, मां क्या दीदी को कभी ये एहसास नहीं होता कि उनके ससुराल में भी एक और मां है, एक और बहन है? उनके जज्बात भी कुछ मायने रखते हैं। श्यामा देवी ने धीमे से कहा, श्रुति जब किसी का दिल हर बार खुद को चोट खाया मानता है तो वो दूसरों की तकलीफों को तवज्जो नहीं दे पाता। नैना शायद आज भी खुद को कभी न समझी गई बेटी मानती है। रात को नैना अपने कमरे में थी। अंधेरे कमरे में मोबाइल की हल्की रोशनी और मन की हलचल। उसने पुराना चैट खोलकर देखा। प्रिया का एक मैसेज था, अन्वी की तबीयत अब कुछ ठीक है, भैया की वजह से बच गई। अगर वो अस्पताल ना आते तो शायद हम समय पर इलाज भी न करवा पाते। नैना ने वो मैसेज पढ़ा और उसे डिलीट कर दिया। उसके भीतर कहीं कुछ हिला था, लेकिन ईगो, उसका सबसे बड़ा कवच, फिर दीवार बन गया। नैना मायके में तीसरा दिन था। अब वो थक चुकी थी। हर किसी की चुप्पी उसे काटने को दौड़ रही थी। मां के चेहरे पर दबी चिंता, श्रुति के व्यवहार में शालीन दूरी और पिता की खामोश निगाहें, सब उसे अजनबी लगने लगे थे। रात थी। नैना छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में चांद था, पर दिल में अंधेरा। उसी समय उसके मोबाइल की घंटी बजी। नैना ने देखा और काट दिया। कुछ देर बाद फिर कॉल आया और फिर तीसरी बार। इस बार कॉल उठाया तो मयंक की घबराई आवाज आई, नैना जल्दी अस्पताल आओ, विवान गिर गया है, उसके सिर में गहरी चोट आई है। नैना का हाथ कांप गया, सांस रुक गई। क्या क्या कहा तुमने? उसकी आवाज लड़खड़ाई। वो सीढ़ियों से गिर गया, खून बहुत बह रहा है, आईसीयू में है। मयंक मैं आ रही हूं। नैना चीख पड़ी। उसने मां को आवाज लगाई, मां विवान वो गिर गया है, उसे अस्पताल ले गए हैं। श्यामा देवी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। श्रुति जल्दी टैक्सी बुलाओ। नैना तू रो मत, कुछ नहीं होगा बेटे को, कुछ नहीं होगा। पूरे रास्ते नैना रोती रही, हे भगवान मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैंने क्या किया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? उसे याद आया, जब वो मायके आई थी तब उसने गुस्से में मयंक को विवान की परवरिश को लेकर बहुत कुछ सुनाया था। तुम पिता बनने के लायक नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी बहन को ही देख सकते हो। मेरे बेटे की परवाह तो तुमसे होती नहीं। तुम्हारी बहन के लिए सब है, लेकिन मेरे बेटे के लिए नहीं। अच्छा है तुम ही उसे पालो, देखती हूं कितने दिन झेल पाते हो। और वो बिना विवान के ही मायके चली जाती है।
यह फैसला उसका सबसे बड़ा अहंकार भरा कदम होता है। मयंक कुछ नहीं कहता। वो बेटे की देखभाल में लग जाता है, लेकिन बच्चे को मां की कमी सताने लगती है। एक रात जब मयंक किचन में दूध गर्म कर रहा होता है और विवान अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, विवान अकेले में सीढ़ियों की ओर चला जाता है और वहीं से फिसल कर गिर जाता है। जब मयंक दौड़कर आता है तो वो अपने बेटे को खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ देखता है। उसी पल वह नैना को फोन करता है, जल्दी अस्पताल आओ, विवान गिर गया है, उसके सिर में चोट आई है। इस बदलाव से भावनात्मक गहराई बढ़ती है, क्योंकि नैना को सबसे बड़ा झटका तभी लगता है जब उसे एहसास होता है कि बेटे को अकेले छोड़कर उसने कितनी बड़ी भूल की है। आज वही पिता, उसका पति, उसके बेटे की जान बचाने के लिए अस्पताल की चौखट पर बैठा है। आईसीयू के बाहर की रात भर नैना और मयंक दोनों आईसीयू के बाहर बैठे रहे। डॉक्टर बार बार कह रहे थे, सिर की चोट गहरी है, अगले 72 घंटे बेहद अहम है, दुआ कीजिए। नैना ने पहली बार बहुत सालों बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान बस मेरे बेटे को ठीक कर दो, मुझे सजा चाहिए तो दे देना, लेकिन मेरे विवान को कुछ मत होना। मयंक ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस चिंता थी। नैना ने बहुत धीमे से कहा, मैंने बहुत गलत किया मयंक, मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैं जिद करके मायके ना आती। मयंक ने उसकी बात काट दी, नैना अभी सिर्फ विवान की सोचो, माफी बाद में। तभी प्रिया, मयंक की बहन, अस्पताल आई। उसके हाथ में खाने का डिब्बा था और आंखों में चिंता। भाभी, ये थोड़ी खिचड़ी और जूस लाई हूं, आप दोनों ने कुछ खाया नहीं होगा, भैया ने बताया तो मैं तुरंत आ गई। नैना उसे देखकर अवाक रह गई। उसने उसी को इतने अपमानित किया था, उसी की मदद पर सवाल उठाए थे। तुम क्यों आई प्रिया? प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं आपकी ननद ही नहीं, विवान की बुआ भी हूं, और परिवार का मतलब ही यही होता है, तकलीफ में हम एक दूसरे के साथ होते हैं, बिना शर्त, बिना ताने, बिना हिसाब के। नैना की आंखें भर आईं। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। प्रिया ने बस उसका हाथ पकड़ लिया। अब जब आपने समझ लिया तो सब माफ। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आए। बच्चा अब खतरे से बाहर है, शुक्र है समय पर लाया गया। अगले कुछ दिन निगरानी में रहना होगा, लेकिन अब आप निश्चिंत रह सकते हैं। नैना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने मयंक का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे सब कुछ समझा दिया मयंक, मुझसे बड़ी मूर्ख कोई नहीं थी। मैंने अपना ही घर खोने की कगार पर ला दिया था। तुमने, माँ ने, प्रिया ने, सबने मुझे सहा, और मैंने बदले में क्या किया? सिर्फ आरोप। मयंक ने बस इतना कहा, गलतियां इंसान से होती है नैना, पर जो उन्हें पहचान ले वो महान बन जाता है। नैना अब बदल चुकी थी। हर सुबह वो सबसे पहले अपनी सास के पैर छूती, प्रिया के घर खुद जाती और अन्वी को पढ़ाने में मदद करती। विवान के हर काम में मयंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। एक दिन उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बहुत ज्यादती की आप सबसे, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। आज जो परिवार मेरे बेटे की जान बचाने में लगा रहा, मैं उसी परिवार से दूर भाग रही थी, माफ कर दीजिए मुझे। श्यामा देवी ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो मां का दिल पिघल ही जाता है। अब ननद नहीं, बहन हो तुम। प्रिया ने धीरे से कहा, अब हम दोनों बहनें हैं, और बहनें एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए होती हैं।